गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारी मशीन डिज़ाइन की लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फटीग कंसिडरेशन इन डिज़ाइन। ये लेक्चर हम 3 पार्ट से पूरा करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम थ्योरी कवर करेंगे और इसका जो तीसरा लेक्चर होगा उसमें हम फटीग के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने गियर्स की लेक्चर सीरीज़ में किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी फेलियर होते हैं उसमें जो मैक्सिमम फेलियर होते हैं 80% जो फेलियर होते हैं दैट इज़ ड्यू टू फटीग और ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस। इसके मायने क्या है? जब भी लोड वेरी करता है या तो मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में, तब उसे हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड, और उसके कारण से जो फेलियर होता है उसे बोलते हैं हम फ्लक्चुएटिंग फेलियर या फटीग फेलियर। और जैसा हमने बताया कि 80% फेलियर जो होते हैं वो इसी कारण से होते हैं। अगर हम इसके पैटर्न की बात करें तो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस जो होती हैं या फ्लक्चुएटिंग लोड जो होते हैं वो एक पैटर्न के अनुसार वेरी करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ ये स्ट्रेस मिनिमम स्ट्रेस से लेकर मैक्सिमम स्ट्रेस तक ये एक साइन वेव की फॉर्म में वेरी कर रहा है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये देख सकते हैं हम। एक कैंटिलीवर है जिसपे कि लोड वेरी कर रहा है -50 न्यूटन से लेकर +150 न्यूटन तक। तो इसी कारण जो स्ट्रेस होगी, एक होगी मिनिमम स्ट्रेस, एक होगी मैक्सिमम स्ट्रेस। कोई सा भी पैटर्न हो उसके लिए हमको एनालिसिस करने के लिए 2 स्ट्रेसेस निकालनी पड़ती हैं, एस्टिमेट करनी पड़ती हैं। एक होती है मीन स्ट्रेस और एक होती है एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, या इसको वेरिएबल स्ट्रेस भी बोलते हैं। मीन स्ट्रेस इज नथिंग बट इट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस, और जो एम्पलीट्यूड स्ट्रेस होती है वो होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन 2। फटीग का कोई सा भी क्वेश्चन हो उसमें आपको ये 2 स्ट्रेसेस तो निकालनी ही पड़ेंगी। एक और पैटर्न हो सकता है विच इज़ कॉल्ड एज रिपीटेड स्ट्रेस, जिसमें कि लोड या स्ट्रेस 0 वैल्यू से कुछ मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी करती है। इस केस में भी जैसे हमने देखा हमको मीन स्ट्रेस और वेरिएबल स्ट्रेस निकालनी पड़ेगी। फिर ये एक है रिवर्स स्ट्रेस। इसमें होता है जितनी मिनिमम स्ट्रेस है उतनी ही मैक्सिमम स्ट्रेस है, बट उनका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स है। मतलब कुछ अगर हम कहें कि लोड वेरी कर रहा है किसी कैंटिलीवर पे ±1000 न्यूटन, मतलब प्लस डायरेक्शन में 1000 न्यूटन और माइनस डायरेक्शन में 1000 न्यूटन, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिवर्स स्ट्रेसेस और रिवर्स लोड। इस केस में भी हमको मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस मैक्सिमम और एम्पलीट्यूड मीन स्ट्रेस और एम्पलीट्यूड स्ट्रेस निकालनी पड़ेगी। जैसा आप देख सकते हैं कि इस केस में सिग्मा मीन जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि जितना सिग्मा मैक्सिमम है उतना ही सिग्मा मिनिमम है, बस उसकी डायरेक्शन रिवर्स है। तो आपने देखा अभी कि स्ट्रेस कैन बी फ्लक्चुएटिंग, इट कैन बी रिपीटेड और इट कैन बी रिवर्स्ड। फटीग फेलियर को समझते हैं कि फटीग फेलियर होता कैसे है। होता यूँ है कि हम जनरली मानते हैं कि अगर मटेरियल ब्रिटल है तो वो अल्टीमेट स्ट्रेस तक उसका के बाद उसका फेलियर होगा। अगर मटेरियल डक्टाइल है तो उसका फेलियर डक्टाइल स्ट्रेस के बाद यील्ड पॉइंट स्ट्रेस के बाद होगा। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि मटेरियल जो होता है वो कई बार जब उस पर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस लगता है तो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस के काफ़ी पहले यानी का मतलब है इस पॉइंट पर ही वो फेल हो जाता है ना। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि अंडर द एक्शन ऑफ फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस material fails well below ultimate tensile stress or sometimes well below yield stress also, क्योंकि इसका जो नेचर है वो फ्लक्चुएटिंग है और उसके कारण से जो फेलियर हो रहा है, तो जितना साइकिल बढ़ता जाएगा उतना ही आपका स्ट्रेस डिक्रीज होता जाएगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें। अगर हम एक वायर लें और उसको हम बार बार अपोजिट डायरेक्शन में इसको ऐसे घुमाएं
तो आप देख पा रहे हैं कि ये डायरेक्शन अपोजिट कर रहे हैं हम इसकी, तो इसके कारण से ये बिना कोई लोड लगाए, ज़्यादा लोड लगाए, ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जो अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर होता है, जो मैकेनिज्म होता है फटीग फेलियर का, वो भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर हम कंपेयर करें स्टैटिक फेलियर को फटीग फेलियर से, तो स्टैटिक फेलियर में जैसा हमने देखा कि जो आपकी यूटीएम होती है, यूटीएम में हम सिंपल टेंशन टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो भी होता है हमको सब कुछ होता हुआ दिखता है। जैसे सपोज आप लोड बढ़ाते जाएंगे किसी रॉड पे, तो आपको क्या होगा, आपको दिखेगा कि रॉड की लेंथ बढ़ रही है, उसकी डायमीटर कम हो रही है, कप एंड कोन फॉर्मेशन हो रहा है, और फिर एक पॉइंट के बाद में वो फिल हो जाता है ना। लेकिन फटीग फेलियर में ऐसा नहीं होता है। फटीग फेलियर में देर इज़ नो वार्निंग, देर इज़ नो साइन, इट फेल्स सडनली। होता कैसे है, कोई एक स्मॉल क्रैक जो कि आपको कभी कभी विजिबल नहीं होता है इवन माइक्रोस्कोप से भी, वो क्रैक इनिशिएट होता है फ्रॉम रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी सच एज ऑयल होल, कीवे, स्क्रू थ्रेड्स एट्सेट्रा। ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो स्क्रैचेस के कारण से हो सकती है, स्टैम्प मार्क, इंस्पेक्शन मार्क के कारण से हो सकती है, या फिर जो आपके कास्टिंग के दौरान ब्लो होल्स होते हैं वहाँ से भी ये क्रैक इनिशिएट। यहाँ से क्रैक जब इनिशिएट होता है तो उस एरिया में स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, और फिर जो क्रैक है वो धीरे धीरे अंदर के अंदर उसके स्प्रेड होता है, और उसके बाद में वो कोर तक पहुंच जाता है। कोर पर जब आपका मटेरियल इतना नहीं रहता है जो उसका लोड को सस्टेन कर सके, तो वो सडनली फिल हो जाता है। क्योंकि क्रैक्स विजिबल नहीं होते हैं सरफेस पे, इसलिए जो फेलियर हो रहा है वो अंदर के अंदर होता रहता है और आपको ऊपर से कुछ भी नहीं दिखता है। क्योंकि फटीग फेलियर सडन है, टोटल है, इसलिए फटीग फेलियर डेंजरस होता है। जैसा कि हमने दोनों मैकेनिज्म में देखा, स्टैटिक लोड में हम, स्टैटिक फेलियर में हमको सब कुछ दिख रहा है, फटीग फेलियर में हमको कुछ नहीं दिखता है। तो ऑब्वियस ही बात है, स्टैटिक लोड के लिए कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करना कंपैरेटिवली आसान होता है। लेकिन फटीग फेलियर ऑन द अदर हैंड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स such as number of cycles, mean stress, stress amplitude, stress concentration, residual stresses, corrosion and creep। इस कारण से फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस की जो डिज़ाइन है वो स्टैटिक लोड की डिज़ाइन के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स। नाउ जैसा हम जानते हैं कि जब आपका कंपोनेंट ब्रिटल होता है तो अल्टीमेट स्ट्रेस इज द बेंचमार्क स्ट्रेस। जब कंपोनेंट डक्टाइल होता है तो यील्ड स्ट्रेस इज द बेंचमार्क स्ट्रेस। सिमिलरली जब आपका कंपोनेंट फ्लक्चुएटिंग लोड को सब्जेक्ट होता है तो हमें निकालना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रेस को हम बेंचमार्क स्ट्रेस लें। वो स्ट्रेस होती है एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट निकालने के लिए एक टेस्ट करना पड़ता है, जो मशीन पर वो टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं फटीग टेस्टिंग मशीन। एक स्पेसिमेन लेते हैं जिसका साइज, जिसका शेप फिक्स होता है, और उसको, ये स्पेसिमेन का फोटो है, इस स्पेसिमेन को यहाँ पर हम फटीग मशीन पे लगाते हैं। यहाँ पर ये लोड लगा हुआ है। अब जैसे जैसे इस पर ये लोड, क्योंकि जब ये रिवॉल्व करेगा तो अभी ये फाइबर सपोज टेंशन में है, ये फाइबर कंप्रेशन में है, तो जब ये रोटेट करेगा तो आधी रोटेशन के बाद में जो फाइबर टेंशन में था वो कंप्रेशन में हो जाएगा, और जो फाइबर कंप्रेशन में था वो टेंशन में हो जाएगा। तो ये जो लोड लगा है वो रिवर्स लोड लगा है, और फिर उस लोड के लिए हम जितनी साइकिल्स हैं उनको रिवोल्यूशन काउंटर से मेजर कर लेते हैं। फटीग टेस्ट को हम इसको जब जो मेजर किया, अपने साइकिल्स मेजर किया, ये वैल्यू और इसकी जो स्ट्रेस होगी उसके अगेंस्ट हमें ग्राफ मिलता है स्टील के लिए, जिसको बोलते हैं हम SN कर्व, स्ट्रेस वर्सेस नंबर ऑफ साइकिल्स कर्व। जैसे आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे साइकिल्स बढ़ती जाती हैं, ये जो कर्व है ये इस एक पॉइंट के बाद में ये कर्व फ्लैटन हो जाता है ना। मतलब
एक लिमिट के बाद में, एक साइकिल्स के बाद में ये कर्व फ्लैटन हो गया, इसका मतलब अब स्ट्रेस रिड्यूस नहीं हो रही है। इसका मतलब अगर हम इस रीजन में ऑपरेट करें तो हम इन्फिनिट लाइफ के लिए कंपोनेंट को डिज़ाइन कर पाएंगे और हमारा कंपोनेंट जो है वो फटीग के कारण से फेल नहीं होगा। इसी रीजन को हम इन्फिनिट लाइफ डिज़ाइन रीजन बोलते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जिस लिमिट के बाद में ये कर्व फ्लैटन होता है उसे हम बोलते हैं एंडोरेंस लिमिट। एंडोरेंस लिमिट अल्टीमेट स्ट्रेस की तरह कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये बहुत सारे फैक्टर से डिपेंड करती है जो कि होते हैं साइज, शेप, सरफेस फिनिश, टेम्परेचर एंड नॉच सेंसिटिविटी ऑफ द मटेरियल। ये क्या होती है ये भी हम स्लाइड में आगे देखेंगे। अगर आपकी साइकिल्स 10⁻³ से कम होती हैं तो उसे बोलते हैं लो साइकिल फटीग। अगर साइकिल्स 10⁻³ से ज़्यादा होती हैं तो उसे बोलते हैं हाई साइकिल फटीग। बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे जो कि लो साइकिल फटीग रीजन में आते हैं और खूब सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि हाई साइकिल फटीग की रीजन में आते हैं। इनमें एग्जाम्पल देखें हम, जो ट्रक व्हील्स के स्टड होते हैं या स्टड स्क्रूज होते हैं फॉर लोकेटिंग गियर्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं लो साइकिल फटीग के। ऑन द अदर हैंड बॉल बियरिंग्स, स्प्रिंग्स, गियर्स, ये सब एग्जाम्पल हैं हाई साइकिल फटीग के। जब आपको कंपोनेंट लो साइकिल फटीग को सब्जेक्ट होता है तो इसको जनरली डिज़ाइनर्स इग्नोर कर देते हैं और इसको कंसिडर करने के लिए हम एक रिलेटिवली ज़्यादा फैक्टर सेफ्टी अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन आपका कंपोनेंट अगर हाई साइकिल फटीग को सब्जेक्ट हो रहा है तो आपको उसके लिए प्रॉपर जो उसका तरीका है एंड्योरेंस लिमिट निकालने का, सूटेबल क्राइटेरिया या गुडविन क्राइटेरिया, वो अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम डिफाइन करते हैं एंड्योरेंस लिमिट को जो हमको एसएन कर्व से ऑब्टेन हुआ था। एंड्योरेंस लिमिट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो स्ट्रेस लेवल है, मैक्सिमम स्ट्रेस लेवल है, जो कि एक प्लेन पॉलिश स्पेसिमेन जिसका साइज फिक्स है और जो कि रिवर्स लोड को सब्जेक्ट हो रहा है, वो बिना फेल हुए अटेन करता है, बिना फेल हुए जिसको अचीव करता है बेस्ड ऑन 50% रिलायबिलिटी। तो इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं वो है, इट इज़ डिफाइंड एज मैक्सिमम स्ट्रेस लेवल दैट अ प्लेन पॉलिश स्पेसिमेन ऑफ स्टैंडर्ड साइज subjected to completely reverse bending can withstand for 10⁻⁶ cycles or more without any evidence of failure based on 50% reliability. What does mean by 50% reliability? हो सकता है आपने 100 पीसेस को टेस्ट किया है एंड्योरेंस लिमिट निकालने के लिए, तो कम से कम 50 पीसेस जो हैं वो इस लोड को अटेन करेंगे या इस लोड को एक्सीड करेंगे, है ना। अगर 90 कंपोनेंट्स करते तो हम बोलते हैं 90% रिलायबिलिटी, लेकिन एंड्योरेंस लिमिट निकालने के लिए जो आपकी रिलायबिलिटी होती है स्टैंडर्ड, वो हम लेते हैं 50%। अब हर कंपोनेंट के लिए हम फटीग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो क्या होता है कि हम रिसर्चर्स ने जो टेस्ट किए हैं उस बेसिस पे कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो एम्पिरिकल वैल्यूज़ जो हैं लिमिट निकालने के लिए उसको हम अज्यूम करते हैं, और जो वैल्यू हैं वो इस तरह से होती हैं। एस ई डैश इज़ एंड्योरेंस लिमिट, एस अल्टीमेट इज़ योर अल्टीमेट स्ट्रेस। तो स्टील्स के लिए इसके लिए होती है हाफ ऑफ सिग्मा अल्टीमेट। For cast iron it is 0.4 of sigma ultimate. For wrought aluminum alloys it is 0.4 of sigma ultimate, and for cast aluminum alloys it is 0.3 sigma ultimate. कहने का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन में हमको फटीग के लिए डिज़ाइन करना होता है तो हमारा फर्स्ट मोस्ट जो काम होता है वो होता है एंड्योरेंस लिमिट निकालना, है ना, जो कि स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के लिए वो लिमिट है जिसके ऊपर जो कंपोनेंट है वो 10⁻⁶ साइकिल्स या उससे अधिक पर भी वो फेल नहीं होगा, है ना। तो वो निकालने के लिए स्टील का कंपोनेंट है तो बहुत आसान सा है, उसका अल्टीमेट का हाफ कर दीजिए, और कास्ट आयरन है तो अल्टीमेट का 0.4 टाइम्स कर दीजिए। अब आता है एक और टर्म जिसका नाम है एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। इसका लॉजिक ये है कि एंड्योरेंस लिमिट जो होती है वो होती है आपकी स्पेसिमेन के लिए,
और जो एंड्रेस स्ट्रेंथ होती है वो होती है आपकी एक्चुअल वर्क पीस के लिए। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एंड्रेस लिमिट के समय आपका स्पेसिमेन का साइज, शेप, रिलायबिलिटी कंडीशन, लोडिंग वो सब फिक्स था, है ना। लेकिन एक्चुअल कंपोनेंट में होता है, हो सकता है कि आपका साइज वो ना हो जो कि स्पेसिमेन का हो, शेप वो ना हो, रिलायबिलिटी कुछ अलग हो, लोडिंग कुछ अलग हो, या उसकी फटीक जो उसका स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है वो कुछ डिफरेंट हो। तो इन दोनों में अंतर ये है कि जो एंड्रेस लिमिट होती है वो होती है रोटेटिंग स्पेसिमेन के लिए, और जो एंड्रेस स्ट्रेंथ होती है वो होती है एक्चुअल वर्क पीस के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू गेट एंड्रेस स्ट्रेंथ फ्रॉम एंड्रेस लिमिट, बिकॉज एंड्रेस लिमिट तो आपकी स्पेसिमेन के लिए है, आपका कंपोनेंट उस सेफ साइज का है होगा नहीं, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए जो फैक्टर्स यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं डीरेटिंग फैक्टर्स या फिर मॉडिफाइंग फैक्टर्स, एंड्रेस लिमिट मॉडिफाइंग फैक्टर्स। This is the relation that we use to estimate endurance strength from endurance limit. It is Ka, Kb, Kc, Kd into endurance limit, जहाँ पर Ka, Kb, Kc को किससे डिफाइन किया हुआ है? Ka is surface finish factor, Kb is size factor, Kc is reliability factor and Kd is modifying factor to account for stress concentration. ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी कंडीशन वही है, एक्चुअल कंडीशन वही है जो कि टेस्ट स्पेसिमेन के लिए थी, तो फैक्टर्स 1 हो जाएंगे। लेकिन कोई भी फैक्टर आपका सरफेस फिनिश, साइज या रिलायबिलिटी या फिर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर डिफरेंट है, तो इनकी वैल्यू डिफरेंट होगी और उसी अकॉर्डिंग आपको एंड्रेस स्ट्रेंथ ऑब्टेन होगी। आइए इन फैक्टर्स को एक एक करके देखते हैं। सरफेस फिनिश फैक्टर का मतलब है कि आपका जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन था उसकी जो वो था कंडीशन थी वो थी प्लेन पॉलिश्ड, लेकिन एक्चुअल केसेस में इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू ऑब्टेन सच अ एक्सपेंसिव सरफेस फिनिश फॉर द एक्चुअल कंपोनेंट, है ना। तो आपकी कंडीशन जो होगी वो डिफरेंट होगी। इट मे बी हॉट रोल्ड, इट मे बी कोल्ड रोल्ड, इट मे बी फोर्जिंग, इट मे बी ग्राउंडेड। तो अकॉर्डिंगली आपका जो फैक्टर है वो चेंज हो जाएगा। डाटा बुक में ये एक आपको डायग्राम दिया हुआ रहेगा जिसकी मदद से आप आपके केस के लिए सरफेस फिनिश फैक्टर को एस्टिमेट करेंगे। देख पा रहे हैं ये प्लेन पॉलिश के लिए फैक्टर था 1 और उसके बाद में ये फैक्टर्स कम होता जा रहा है। ये तकरीबन 0.9 है ग्राउंड के लिए और मशीन कोल्ड रोड के लिए कुछ अलग फैक्टर है। यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस पे आपकी जो अल्टीमेट स्ट्रेस है उसको लोकेट करना है। अकॉर्डिंगली आपको अपनी सरफेस कंडीशन के लिए यहाँ से सरफेस फिनिश फैक्टर को अज्यूम करना है। अगर आपको ग्राफ यूज़ नहीं करना है तो ये एक रिलेशन भी है जिसको यूज़ करके आप अपने कंडीशन के लिए के ए निकाल सकते हैं, जहाँ पर ए और बी कांस्टेंट्स हैं जो कि अलग अलग सरफेस फिनिश कंडीशंस के लिए इस टेबल से आप ले सकते हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टील के लिए डेवलप की हुई हैं। ये वैल्यूज़ अदर मटेरियल्स जैसे एल्यूमिनियम अलॉयज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। Whatever be the machining method, the value of surface factor for cast iron parts is always 1। कहने का मतलब है कास्ट आयरन के लिए आप 1 अज्यूम करेंगे और जो अभी ग्राफ दिया हुआ था उसके स्टील के लिए उस ग्राफ से आप के ए की वैल्यू पिक करेंगे। सेकेंड फैक्टर है आपका साइज फैक्टर, क्योंकि आपका एक्चुअल कंपोनेंट मे नॉट बी सेम एज योर रोटेटिंग स्पेसिमेन जिसका साइज फिक्स था 7.5 mm, तो आप एक फैक्टर को लेते हैं जो कि आपके साइज़ के लिए होता है। इस फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? अगर आपकी डायमीटर 7.5 mm से कम है या उसके बराबर है तो फैक्टर 1 होगा। अगर डायमीटर 7.5 mm से 50 mm के बीच में है तो फैक्टर 0.85 होगा और डायमीटर 50 से ज़्यादा है तो फैक्टर 0.75 होगा। तीसरा आता है रिलायबिलिटी फैक्टर। स्टैंडर्ड कंडीशन में रिलायबिलिटी 50% थी। एक्चुअली इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि रिलायबिलिटी 50% ही हो, तो उस केस के लिए इस टेबल को यूज़ करके
आपके जो भी रिलायबिलिटी डिज़ायर्ड है उस रिलायबिलिटी के लिए आप इस टेबल से केसी को यूज़ करेंगे, केसी की वैल्यू यहाँ से पिक करेंगे। चौथा फैक्टर आता है आपका मॉडिफाइंग फैक्टर फॉर टू अकाउंट फॉर स्ट्रेस कंसंट्रेशन। एक्चुअली क्या होता है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर फॉर साइक्लिक लोडिंग इज लेस देन द थियोरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर ड्यू टू नॉच सेंसिटिविटी ऑफ द मटेरियल। इसका मतलब ये है कि जितना रिडक्शन आपका थियोरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर देता है वास्तव में उससे कम होता है, उतना हमको नहीं लेना चाहिए, वो ज़्यादा पेनल्टी हो जाएगी वैल्यू पर। तो उसके लिए आप वहाँ पर एक और फैक्टर यूज़ करते हैं जिसको हम KD बोलते हैं। KD क्या है? KD इज़ नथिंग बट 1/KF। नाउ वी नीड टू फाइंड KF फॉर द गिवन। अगर जो हमने अभी निकाला है SE निकाला था, वो था रिवर्स लोडिंग के लिए। अगर आपका केस टॉर्शन का है या एक्सेल लोडिंग का है तो उसको हमको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ फॉर shear load, that is SSE, will be 0.5 times SE अगर हम मैक्सिमम shear stress से यूज़ करते हैं, और SSE, that is endurance strength in shear, will be 0.577 of SE अगर हम मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी यूज़ करते हैं। अगर बात एक्सेल लोड की है तो एक्सेल लोड के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला SEA इक्वल्स टू 0.8 टाइम्स SE। समझिए इसको क्या है, ये SE तो आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। SE इज KA KB KC KD इंटू SE डैश, बट दैट इज फॉर रिवर्स बेंडिंग, है ना। अगर आपका लोड टॉर्शन है तो आपको इन दो फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। SE निकाल के या तो 0.5 SE यूज़ करेंगे या 0.577 SE यूज़ करेंगे, और यदि आपका लोड एक्सियल है तो आप 0.8 SE यूज़ करेंगे। ये सारे एक्सप्रेशंस आपको डाटा बुक में प्रोवाइडेड हैं। अब हम जरा KD को एक्सप्लोर करते हैं। जो हमने देखा था KD इज़ 1/KF, हम चाहते हैं KF को निकालें। तो एक बार रिवाइज करते हैं। KT क्या होता है? KT होता है सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा O, विच इज़ थियोरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। लेकिन जैसा हमने कहा था, एक्चुअल रिडक्शन इन द एंड्योरेंस लिमिट ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन द अमाउंट इंडिकेटेड बाय थियोरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। इसलिए हम KT की जगह कोई दूसरा फैक्टर यूज़ करेंगे जिसको हम KF बोलते हैं। KF क्या होता है? बेसिकली KF होता है कि आपके नॉच फ्री स्पेसिमेन की एंड्योरेंस लिमिट कितनी है और नॉच स्पेसिमेन की एंड्योरेंस लिमिट कितनी है। ऑब्वियसली ये वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, इसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, तो KF की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, KF निकालेंगे कैसे? KF निकालने के लिए हमें एक फैक्टर और चाहिए होता है जिसे हम बोलते हैं नॉच सेंसिटिविटी। वो क्या होती है? कोई भी मटेरियल आपका जो स्ट्रेस रेजिंग नॉचेज हैं उनके लिए कितना सेंसिटिव है, इस वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम एक फैक्टर यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं नॉच सेंसिटिविटी। इट इज़ रेशियो ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस ओवर नॉमिनल स्ट्रेस अपॉन इंक्रीज ऑफ थ्योरेटिकल स्ट्रेस ओवर नॉमिनल स्ट्रेस। सिंपल सा एनालिसिस है, इसको देखेंगे अगर तो हम Q की वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर सपोज आपका एक्चुअल स्ट्रेस जो है वो KF सिग्मा O है और थ्योरेटिकल स्ट्रेस KT सिग्मा O है, तो इंक्रीज ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस हो जाएगा KF सिग्मा O माइनस सिग्मा O, और थ्योरेटिकल स्ट्रेस का इंक्रीज हो जाएगा KT सिग्मा O माइनस सिग्मा O। जो Q का फॉर्मूला था उसमें हमने वैल्यू रखी, तो Q आ गया KF माइनस 1 अपॉन KT माइनस 1। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो विल इक्वल्स टू 1 प्लस Q KT माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे KF निकालने के लिए, और 1/KF करेंगे तो KD मिल जाएगा। तो ये सब काम किस लिए हुआ? ये सब काम हुआ आपका एंड्योरेंस स्ट्रेंथ निकालने के लिए फ्रॉम एंड्योरेंस लिमिट, और वो कितना था? वो था अल्टीमेट का हाफ। इसको ज़रा देखते हैं कि अगर आपका मटेरियल जो है वो नॉचेस के लिए सेंसिटिव नहीं है तो Q मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई डैमेजिंग इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो Q 0 होगा और KF जो होगा वो 1 हो जाएगा इस इक्वेशन के हिसाब से। और अगर मटेरियल फुली सेंसिटिव है नॉचेस के लिए तो Q 1 होगा
और के एफ हो जाएगा के टी के बराबर। इन जनरल जो क्यू की वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो के एफ की वैल्यू के टी से डिफरेंट होगी। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है ना, तो आप के एफ इक्वल्स टू के टी यूज़ करेंगे, ठीक है, ये मानते हुए कि क्यू आपका 1 है। अदरवाइज़ अगर आपको डाटा दिया हुआ है तो आप क्यू का डाटा दिया हुआ है, के टी आपको डाटा बुक से निकाल पा रहे हैं, तो इस इक्वेशन को यूज़ करके आप के एफ की वैल्यू लेंगे और फिर उससे के डी निकालेंगे। ये ग्राफ है अब जो आपको हेल्प करेगा क्यू की वैल्यू निकालने के लिए। ये है रिवर्स बेंडिंग और रिवर्स एक्सेल लोड के लिए। नॉच रेडियस को लोकेट करेंगे एक्स एक्सिस पे तो आपको क्यू की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली ग्राफ है, यहाँ पर भी आप नॉच रेडियस को लोकेट करेंगे तो आपको क्यू की वैल्यू मिलेगी। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि फटीग डिज़ाइन के लिए हम किस तरह से एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को एस्टिमेट करेंगे विद द यूज़ ऑफ एंड्योरेंस लिमिट। हमने देखा कौन कौन से आपके मॉडिफाइंग फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की बात करेंगे और हम जो डिज़ाइन क्राइटेरिया कौन सा यूज़ करना है उसकी बात करेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर, आपको समझ में आया होगा। इसको देखिएगा, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में इस फटीग के लेक्चर पार्ट 2 में। टिल देन, थैंक यू सो मच।